नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल का सिलेबस नया है और उस सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। कंप्यूटर में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है साइबर सुरक्षा। तो साइबर सिक्योरिटी को आपको पढ़ना है, किस प्रकार ये काम करती है और कैसे इसे आपको तैयार करना है, वो पूरा कंटेंट आज मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 150 रुपए फीस है और सैलरी आपकी 60,000 से अधिक होने वाली है जब नया वेतन आयोग लग जाएगा। तो सैलरी देखिए और तैयारी देखिए और उसके बाद 150 देखिएगा। 110 से अधिक पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और लगातार आपको हम क्विक रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आपका टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यूपी लेखपाल की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की बुक। इस बुक में आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और सॉल्व पेपर मिलेंगे। चक्षु प्रकाशन की आपको स्टडी बुक भी मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलती है, सब्जेक्ट वाइज बुक मिलती है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की बुक मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 का आप सैंपल देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों की आंसर कीज और डिटेल्ड सोल्यूशन भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी काफी अच्छी है, प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। अगर आप चक्षु प्रकाशन की कोई किताब लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर भी किताब खरीद सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम साइबर स्पेस और साइबर सुरक्षा के परिचय से। साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस की परिभाषा के अनुसार यह वह आभासी वातावरण है जहां संचार होता है, यानी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है। साइबर स्पेस में कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल, इंटरनेट और नेटवर्क के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान होता है। साइबर स्पेस मुख्य रूप से डिजिटल संचार नेटवर्क पर आधारित होता है। साइबर स्पेस की प्रमुख इंटरनेट आधारित सेवाओं में ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स शामिल है। सरकारी कार्यों के लिए इंटरनेट का प्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है, जो साइबर स्पेस का ही हिस्सा है। साइबर स्पेस के उपकरणों में इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने वाले क्लाउड सर्वर साइबर स्पेस का एक प्रमुख भंडार है, यानी कि स्टोरेज है। वर्तमान में मोबाइल डिवाइस और आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस साइबर स्पेस के सबसे बड़े माध्यम बन गए हैं। अब हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। तो साइबर स्पेस क्या है वो आपने समझा। अब साइबर स्पेस की सुरक्षा कैसे करनी है वो हम साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को सुरक्षित रखना है। सिस्टम को अनधिकृत पहुंच, हैकिंग और मालवेयर से बचाना साइबर सुरक्षा कहलाता है। साइबर सुरक्षा के प्रमुख अंगों में सूचना सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा शामिल है। सूचना सुरक्षा का सीधा संबंध डेटा संरक्षण से होता है। डेटा पैकेट्स और संचार को सुरक्षित करना नेटवर्क प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समग्र सुरक्षा को सिस्टम सुरक्षा कहा जाता है। साइबर हमलों से बचाव करना साइबर सुरक्षा का एक मुख्य लक्ष्य है। इंटरनेट का वह हिस्सा जो सामान्य सर्च इंजन पर नहीं मिलता डीप वेब कहलाता है। अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग होने वाला इंटरनेट का छिपा हुआ हिस्सा डार्क वेब कहलाता है, जिसे एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउजर टॉर का उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता की पहचान छिपाकर सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर या नेटवर्क डिवाइस का विशिष्ट पता आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है। डिवाइस के हार्डवेयर का स्थायी और विशिष्ट पता मैक एड्रेस कहलाता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं साइबर अपराध की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आप जो प्रश्न बनेंगे वो यहां से बनेंगे। तो इस जो सेक्शन अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि प्रश्न अब यहीं से बनेंगे। साइबर अपराध की परिभाषा एवं प्रकार। इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किया गया कोई भी अवैध कार्य साइबर अपराध कहलाता है। यानी कि इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सरकार की नजर में अवैध है, गैर कानूनी है, तो वो साइबर क्राइम आता है।
अब रात के 12 बजे के बाद किसी महिला को, अनजान महिला को आप मैसेज करते हैं तो भी वो साइबर अपराध है। किसी की फोटो उठाकर आप फेक अकाउंट बनाते हैं तो भी वो साइबर अपराध है। किसी को आप बुली करते हैं ऑनलाइन, साइबर अपराध है। किसी की स्टॉकिंग करते हैं ऑनलाइन, साइबर अपराध है। किसी को एडल्ट कंटेंट भेजते हैं, वो भी साइबर अपराध है। किसी के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल फ्रॉड करते हैं, वो भी साइबर अपराध है। इंटरनेट के उपयोग करके किसी के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे हैक करते हैं, तो ये भी साइबर अपराध है। साइबर अपराध मुख्य रूप से डिजिटल माध्यम से घटित होते हैं। हैकिंग क्या है? बिना अनुमति के किसी कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करना हैकिंग कहलाता है। फिशिंग क्या है? धोखे से पासवर्ड या जानकारी चुराना फिशिंग अपराध के अंतर्गत आता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी अन्य व्यक्ति की डिजिटल पहचान का दुरुपयोग करना पहचान की चोरी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, नकली वेबसाइट या नकली संदेशों के माध्यम से की गई ठगी को कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग क्या है? इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को लगातार परेशान करना या पीछा करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। डेटा थेफ्ट क्या है? किसी कंपनी या व्यक्ति का संवेदनशील डेटा चुराना एक गंभीर साइबर अपराध है। एटीएम, बैंकिंग धोखाधड़ी, कार्ड क्लोनिंग या पिन चोरी करके वित्तीय ठगी करना इसमें शामिल है। वॉइस कॉल के माध्यम से की जाने वाली ठगी विशिंग कहलाती है। एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजकर की जाने वाली ठगी स्मिशिंग कहलाती है। इंटरनेट पर किसी को धमकाना या भद्दे कमेंट करना साइबर बुलिंग कहलाता है। बैंक खातों से बहुत छोटी छोटी रकम जिन्हें नोटिस ना किया जा सके चुराना सलामी अटैक कहलाता है। यानी कि एक बार बंगलोर में ऐसा फ्रॉड हुआ था। एक ने बहुत छोटा छोटा 5-5 रुपए, 10 रुपए, 13 रुपए करके बहुत सारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए और वो करोड़ों में पहुंच गया जाके, और जो किसी को पता ही नहीं चला क्योंकि किसी ने शिकायत ही नहीं की इसकी। काफी लंबे टाइम के बाद ये जब लगातार होने लगा तब इसकी रिपोर्ट हुई थी। कंप्यूटर सिस्टम में छिपा एक कोड जो किसी विशेष समय या घटना पर सक्रिय होता है लॉजिक बॉम्ब कहलाता है। एटीएम मशीन में कार्ड की जानकारी चुराने के लिए लगाई गई डिवाइस स्कीमर कहलाती है और इस अपराध को स्कीमिंग कहते हैं। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, पता, फोन नंबर इंटरनेट पर सार्वजनिक करना डॉक्सिंग कहलाता है और यह भी साइबर अपराध है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने पर साइबर हमले साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं मालवेयर की, यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर की। तो मालवेयर की परिभाषा एवं प्रकार। मालवेयर ऐसे हानिकारक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस क्या है? यह एक ऐसा मालवेयर है जो किसी अन्य फाइल से जुड़कर फैलता है। वॉर्म क्या है? यह मालवेयर बिना किसी मानवीय सहायता के नेटवर्क में स्वतः फैलता है। ट्रोजन हॉर्स, यह वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखकर सिस्टम में घुसता है और नुकसान पहुंचाता है। रैंसमवेयर क्या है? यह उपयोगकर्ता के डेटा को लॉक कर देता है और अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है। स्पाईवेयर क्या है? यह मालवेयर उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर छिपकर नजर रखता है और जासूसी करता है। एडवेयर क्या है? यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर अनचाहे विज्ञापन प्रदर्शित करते हैं। जब आप इंटरनेट से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें एडवेयर होता है, तो फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर अचानक से ऐड आने लगते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टाइप की गई हर की को रिकॉर्ड करने वाला सॉफ्टवेयर कीलॉगर कहलाता है। हैकर द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर का एक बड़ा नेटवर्क बॉटनेट कहलाता है जिसका उपयोग डीडॉस हमलों में होता है। सिस्टम के सबसे निचले स्तर पर ओएस कर्नेल में छिपकर नियंत्रण करने वाला मालवेयर रूटकिट कहलाता है। उपयोगकर्ता को डराकर, जैसे आपका पीसी वायरस से संक्रमित है बोलकर, नकली सॉफ्टवेयर खरीदने पर मजबूर करना स्कीयरवेयर कहलाता है। उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर का उपयोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए करना क्रिप्टो जैकिंग कहलाता है। बिना किसी फाइल डाउनलोड किए सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में काम करने वाला मालवेयर फाइल लेस मालवेयर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, साइबर हमले, साइबर अटैक्स। तो इन हमलों की विशेषताएं क्या होती हैं? साइबर हमले मुख्य रूप से नेटवर्क हमले, वेब हमले और सोशल इंजीनियरिंग में बांटे जाते हैं। यानी कि 3 टाइप होते हैं इनके, नेटवर्क अटैक्स, वेब अटैक्स और सोशल इंजीनियरिंग। फिशिंग अटैक
यह एक सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसमें नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से पासवर्ड चोरी होता है। डीओएस यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसमें सर्वर को इतने अनुरोध भेजे जाते हैं कि वह क्रैश हो जाए और नेटवर्क की सेवा बाधित हो जाए। डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस होता, इसमें सर्वर पर एक साथ बहुत अधिक ट्रैफिक भेजकर वेबसाइट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। मैन इन द मिडिल अटैक, हैकर दो लोगों के बीच हो रहे संचार को बीच में ही रोककर पढ़ता है या बदल देता है। पासवर्ड अटैक, ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी विधि से किसी के अकाउंट का पासवर्ड तोड़ने का प्रयास किया जाता है। वेबसाइट के डेटाबेस में अवैध रूप से कोड डालकर डेटा चुराना एसक्यूएल इंजेक्शन कहलाता है। किसी वेबसाइट पर दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट डालना जिससे अन्य उपयोगकर्ताओं का डेटा चोरी हो, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहलाता है। XSS, किसी उपयोगकर्ता के सक्रिय लॉगिन सेशन को चुराकर उसके अकाउंट पर कब्जा करना सेशन हाईजैकिंग कहलाता है। किसी अज्ञात कमजोरी का फायदा उठाकर किया गया हमला जिसका पैच अभी उपलब्ध ना हो, जीरो डे एक्सप्लॉइट कहलाता है। नकली आईपी एड्रेस का उपयोग करके अपनी पहचान छिपाना आईपी स्पूफिंग कहलाता है। और अन्य वेबसाइट से चुराए गए पासवर्ड का उपयोग करके किसी और के अकाउंट में लॉगिन का प्रयास करना क्रेडेंशियल स्टफिंग कहलाता है। अब हम बात करते हैं हैकरों के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ हैकर्स। पहले होते हैं एथिकल, फिर आते हैं मैलिशियस हैकर्स। अच्छे इरादे से सुरक्षा कमजोरियां खोजने वाले हैकर्स को एथिकल हैकर कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां एथिकल हैकर्स को पैसा देती हैं क्योंकि ये हैकर क्या करते हैं कि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं उनके सॉफ्टवेयर को जो सिक्योरिटी लूप होल रह जाते हैं उनको फाइंड करते हैं ये लोग, और जब ये फाइंड करते हैं तो कंपनीज इनको पैसा देती हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गई, एप्पल हो गई। बुरे इरादे से सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले हैकर्स को मैलिशियस हैकर कहा जाता है। व्हाइट हैट हैकर, ये एथिकल हैकर होते हैं जो कंपनियों के लिए सुरक्षा परीक्षण का काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर, ये अपराधी होते हैं जो अवैध रूप से सिस्टम हैक करके डेटा चुराते या नष्ट करते हैं। ग्रे हैट हैकर, ये बिना अनुमति सिस्टम में प्रवेश करते हैं लेकिन इनका इरादा नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। कम तकनीकी ज्ञान वाले लोग जो हैकिंग के लिए दूसरों द्वारा बनाए गए टूल्स का उपयोग करते हैं, स्क्रिप्ट किडीज कहलाते हैं। किसी सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्य विरोध प्रदर्शन के लिए वेबसाइटों को हैक करना हैक्टिविज्म कहलाता है और ऐसा करने वाले हैक्टिविस्ट होते हैं। किसी देश की सरकार द्वारा समर्थित और वित्त पोषित हैकर स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा कमजोरियों को खोजने की कानूनी और अधिकृत प्रक्रिया पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। अब बात करेंगे साइबर सुरक्षा के उपकरण की, सिक्योरिटी टूल्स की। फायरवॉल, एंटीवायरस और एन्क्रिप्शन। फायरवॉल वह सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा को फिल्टर करती है। फायरवॉल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हार्डवेयर फायरवॉल और दूसरी होती है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। कंप्यूटर में मौजूद वायरस और मालवेयर की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर एंटीवायरस कहलाता है। एंटीवायरस का मुख्य कार्य सिस्टम से हानिकारक प्रोग्राम्स को हटाना होता है। एन्क्रिप्शन में डेटा को ऐसे गुप्त कोड में बदला जाता है जिसे केवल अधिकृत व्यक्ति यानी कि ऑथराइज्ड यूजर ही पढ़ सके। जो व्हाट्सएप पर आप मैसेजिंग करते हैं वो एन्क्रिप्टेड होती है। डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग इंटरनेट पर सुरक्षित संचार स्थापित करने के लिए होता है। नेटवर्क में किसी घुसपैठ की पहचान करने वाला सिस्टम आईडीएस कहलाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम कहलाता है। घुसपैठ को पहचानने के साथ साथ उसे रोकने वाला सिस्टम आईपीएस कहलाता है, यानी कि इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाला सर्वर प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है। डेटा एन्क्रिप्शन में जब एक की से डेटा लॉक और अनलॉक होता है तो उसे सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहते हैं। डेटा एन्क्रिप्शन में जब लॉक करने के लिए पब्लिक की और अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग होता है तो उसे असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन कहते हैं। डिजिटल दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जाता है।
किसी भी डेटा को एक निश्चित लंबाई के कोड में बदलने की प्रक्रिया हैशिंग कहलाती है। SHA 256। कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी दुनिया के हमलों से बचाने वाला सुरक्षा द्वार गेटवे कहलाता है। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन यानी कि पहचान का सत्यापन। सुरक्षित लॉगिन प्रक्रियाएं होती हैं। किसी सिस्टम में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। लॉगिन सुरक्षा के लिए सबसे सामान्य पासवर्ड होता है तरीका। अस्थायी और सुरक्षित सत्यापन के लिए OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान का उपयोग करना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कहलाता है। सुरक्षा की दोहरी परत जिसमें पासवर्ड और OTP दोनों की आवश्यकता होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है, 2FA। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता इंसान है या कंप्यूटर बॉट, कैप्चा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। एक ही लॉगिन से कई अलग अलग एप्लीकेशन या वेबसाइटों तक पहुंच प्राप्त करना SSO सिंगल साइन ऑन कहलाता है। उपयोगकर्ता की भौतिक पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर उपकरण स्मार्ट कार्ड या सिक्योरिटी टोकन कहलाते हैं। बात करेंगे भारत में साइबर सुरक्षा संस्थान की। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संस्थाएं कौन सी हैं? भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संस्थाएं साइबर हमलों की निगरानी और सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। CERT इन का पूर्ण रूप इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जो भारत की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी है। NCIIPC का पूर्ण रूप नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो देश के महत्वपूर्ण डेटा ढांचे की रक्षा करता है। I4C का पूर्ण रूप है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो देश भर में साइबर अपराधों से निपटने का समन्वय करता है। भारतीय नागरिकों के कंप्यूटर से मालवेयर और बॉटनेट हटाने के लिए सरकार द्वारा साइबर स्वच्छता केंद्र पहल शुरू की गई है। CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारत में साइबर सुरक्षा अनुसंधान और स्वदेशी तकनीकी विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। ये भारत के लिए सुपर कंप्यूटर का भी निर्माण करती है और ये पुणे में स्थित है। NASSCOM द्वारा स्थापित DSCI डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए काम करने वाली एक गैर लाभकारी संस्था है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 1930 है। बात करेंगे साइबर कानून की, साइबर लॉज इन इंडिया। IT एक्ट 2000 से 2026 तक का विकास, इवोल्यूशन ऑफ IT एक्ट। भारत में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने का मुख्य कानून इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट IT एक्ट 2000 है, जिसका मूल उद्देश्य ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना और ई-रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता देना था। IT एक्ट 2000 के तहत धारा 79 सेक्शन 79 जोड़ी गई है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरी मानकर उन्हें सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देती है। तो जब पहली बार IT एक्ट 2000 आया तो इसका मूल उद्देश्य था जो ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना और ई-रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता देना था। वर्ष 2008 के संशोधन में IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 में साइबर फ्रॉड और आतंकी हमलों को देखते हुए सरकार का दृष्टिकोण ई-कॉमर्स से बदलकर साइबर सुरक्षा पर केंद्रित हो गया। धारा 66C किसी की इलेक्ट्रॉनिक पहचान या पासवर्ड चुराने यानी आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 66D संचार उपकरणों या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने पर सजा का प्रावधान करती है। धारा 66E किसी की अनुमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें खींचना या प्रकाशित करना गोपनीयता का उल्लंघन माना गया है। धारा 66F भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले साइबर आतंकवाद के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। धारा 69 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार को किसी भी डिजिटल ट्रैफिक को इंटरसेप्ट, मॉनिटर और डिक्रिप्ट करने का विशेष अधिकार देती है। धारा 66A सेक्शन 66A यह धारा ऑफेंसिव मैसेज भेजने पर सजा देती है, जिसे वर्ष 2015 के श्रेया सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन था। IT रूल्स 2021 इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही तय करते हुए शर्तों सहित छूट लागू की गई है और ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अब X नाम हो गया है,
फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इन सबको कहा गया है कि आप एक ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करेंगे भारत में। फर्स्ट ओरिजिनेटर 2021 के नियमों के अनुसार गंभीर अपराधों की जांच में कंपनियों को उस व्यक्ति की जानकारी देनी होगी जिसने सबसे पहले यह फेक न्यूज या हानिकारक कंटेंट अपलोड किया था। आईटी रूल्स 2023 इसमें गेमिंग एप्स को नियंत्रित करने के लिए गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में अंतर स्पष्ट किया गया और बैटिंग पर रोक लगाई गई है। फैक्ट चेक यूनिट 2023 में सरकार द्वारा पीआईबी के तहत इसे प्रस्तावित किया गया था, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। आईटी रूल्स 2026 यह मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों से निपटने के लिए लाया गया है। वाटर मार्किंग अनिवार्य है। 2026 के नियमों के अनुसार किसी भी एआई जनरेटेड सिंथेटिक कंटेंट पर स्पष्ट रूप से लेबल या वाटर मार्क होना अनिवार्य कर दिया गया है। कंटेंट हटाने की नई समय सीमा। नवीनतम आईटी नियमों 2026 के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक या फ्लैग्ड कंटेंट को हटाने के लिए 36 घंटे की बजाय अब केवल 3 घंटे का समय मिलेगा। भारत सरकार द्वारा नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए वर्ष 2023 में डीपीडीपी एक्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी पारित किया गया है। धारा 72 सेक्शन 72 सरकारी या आधिकारिक डेटा तक पहुंच रखने वाले व्यक्ति द्वारा गोपनीयता भंग करने पर सजा का प्रावधान है। सीईआरटी इन का वैधानिक दर्जा। आईटी एक्ट 2008 के संशोधन के तहत धारा 70 भी जोड़ी गई, जिसने सीईआरटी इन को भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कानूनी मान्यता दी। धारा 67A सेक्शन 67A इलेक्ट्रॉनिक रूप में कामुक यानी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कृत्य वाली सामग्री प्रकाशित करने पर 5 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान करती है। धारा 65 कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करना या उसे जानबूझकर छिपाना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, जिसने बाद में डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की नींव रखी। डेटा स्थानीयकरण सरकार और आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया है कि भारतीय नागरिकों का वित्तीय डेटा भारत के भीतर ही सर्वरों पर स्टोर होना चाहिए। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सीआईआई आईटी एक्ट की धारा 70 के तहत सरकार किसी भी कंप्यूटर संसाधन को सीआईआई घोषित कर सकती है जिसे नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है, जैसे बैंकिंग, पावर ग्रिड। अगला है डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। 2008 के संशोधन में डिजिटल सिग्नेचर शब्द को व्यापक अर्थ देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में बदल दिया गया है। आईटी रूल्स 2022 संशोधन, इसके तहत ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी जीएसी का गठन किया गया, जहां यूजर्स सोशल मीडिया कंपनियों के फैसलों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साइबर सुरक्षा के उपाय। डिजिटल सेफ्टी एंड सेफ इंटरनेट। नए मालवेयर से बचाव के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स का नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना चाहिए। ऑनलाइन लेन देन हमेशा सुरक्षित वेबसाइटों पर करना चाहिए जिनकी शुरुआत HTTPS से होती है। साइबर हमलों से बचने के लिए रेलवे स्टेशन या कैफे जैसे स्टेशनों पर सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय बैंकिंग कार्य नहीं करने चाहिए। डेटा हानि से बचने के लिए फाइलों को सुरक्षित बैकअप रखना चाहिए, जिसके लिए 3-2-1 नियम, 3 कॉपी, 2 अलग मीडिया और 1 ऑफसाइट स्थान का पालन करना चाहिए। ब्राउजर में इनकोग्निटो मोड निजी ब्राउजिंग आपके ब्राउजिंग इतिहास और कुकीज को सेव नहीं करता है। अनचाहे और खतरनाक ईमेल को इनबॉक्स में आने से रोकने के लिए स्पैम फिल्टर का उपयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर या ऐप्स हमेशा उनके आधिकारिक स्टोर से ही डाउनलोड करने चाहिए। ब्राउजर में मौजूद पॉपअप ब्लॉकर का उपयोग करके हानिकारक विज्ञापनों से बचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं फुल फॉर्म की। तो वायरस का पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कैप्चा का पूर्ण रूप है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट्स होता है। साइबर सुरक्षा में CIA ट्राइड का अर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता और अवेलेबिलिटी यानी कि उपलब्धता।
जब कोई हैकर नेटवर्क में डेटा पैकेट को बीच में ही पकड़कर पढ़ लेता है तो उसे स्नीफिंग कहते हैं। किसी वैध यानी कि वैलिड वेबसाइट के डोमेन नाम को हैक करके यूजर्स को गलत वेबसाइट पर भेजना फॉर्मिंग कहलाता है। बिना अनुमति के किसी के वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करना पिगी वैकिंग कहलाता है। बग बाउंटी वह प्रोग्राम है जिसमें कंपनियां अपने सिस्टम में कमियां खोजने वाले एथिकल हैकर्स को इनाम देती हैं। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें जब एस लग जाता है तो वो सिक्योर हो जाता है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध रैंसमवेयर हमला वानाक्राई था, जिसने 2017 में लाखों कंप्यूटरों को प्रभावित किया था। KYC का पूर्ण रूप नो योर कस्टमर होता है, जो वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए आवश्यक है। किसी संस्थान के आंतरिक और सुरक्षित नेटवर्क को इंट्रानेट कहा जाता है। सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर किसी को धोखा देना कैट फिशिंग कहलाता है। डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट और उपयोगकर्ता द्वारा छोड़े गए डेटा के निशान जैसे सर्च हिस्ट्री, सोशल मीडिया पोस्ट को कहा जाता है। ब्लॉकचेन यह एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित डिजिटल लेजर तकनीकी है जिसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी में होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यह ब्लॉकचेन पर आधारित एक स्वनिष्पादित डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये रहे आपके 150 सुपर वन लाइनर। ये जो हमारी 150 वन लाइनर की सीरीज चल रही है, कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज आपका टॉपिक था साइबर सिक्योरिटी। तो आपने देखा कि साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी कैसे काम करती है, क्या होता है और इनकी सुरक्षा के उपाय क्या हैं। यहीं से आपका कोई प्रश्न बनेगा, इससे बाहर इस टॉपिक के कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। क्या आपको ये सीरीज पसंद आ रही है? क्या मुझे हर टॉपिक के ऐसे सुपर 150 वाली सीरीज लेके आनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में उस एग्जाम का नाम जरूर लिखा करिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। रही बात PDF की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। मात्र 150 रुपए में आप लेखपाल की सारी PDFs प्राप्त कर सकते हैं जितनी भी हमारे चैनल द्वारा दी जा रही हैं। तकरीबन 110 PDF हम प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें वन लाइनर है, MCQ हैं, PYQs हैं और बहुत सारा कंटेंट आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में भी दिया गया है। तो तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्विक रिवीजन, फ्यूचर ब्राइट, अब सक्सेस पकड़ो टाइट। लेखपाल बनना है, बना देंगे। हाँ, लेखपाल बनना है, बना देंगे। गांव का फ्यूचर अब हाथों में, नाम होगा लाखों में। लेखपाल बनना